देखते हैं। टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखिए थोड़ी बातें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड हैड इमर्ज फ्रॉम फ्रांस में। नेशन की अवधारणा फ्रांस में बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हुए जिन्होंने नेशन का कॉन्सेप्ट दिया। अदरवाइज सच कॉन्सेप्ट वाज नेवर देयर। तो मैं अर्न्स्ट रेनॉन के बारे में बात करूंगा और ऐसे बहुत सारे हैं, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे कौन कौन थे। बहुत सारा आपने पढ़ लिया है ना, तो दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में देखिए कि क्या क्या हुआ, और फिर उसी से पूरे यूरोप को मोटिवेशन मिला। गांधी जी ने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में और नेशन के बारे में विचार व्यक्त किए। तो सबसे पहले 5 मई 1789 250 साल पहले की बात है, ठीक है। 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 250 साल। इस दिन क्या हुआ? दैट इज लुई 16 कॉल्ड द मीटिंग फॉर असेंबली ऑफ स्टेट जनरल। यही तो हुआ, लुई 16 कॉल्ड मीटिंग। इसकी मीटिंग बुलाई बताइए। दैट इज स्टेट जनरल, स्टेट जनरल कंसिस्टिंग ऑफ, सबसे टॉप पर थे क्लर्जी, नॉबिलिटीज। नॉबिलिटीज का मतलब दरबारी, और इसका मतलब प्रीस्ट, जो पादरी लोग होते हैं, एंड जो थर्ड स्टेट, उसको थर्ड स्टेट ही बोला जाता है, जो वहाँ की प्रजा होती है। हाँ, नॉबिलिटीज में सिर्फ रॉयल ब्लड ही आएंगे या जो भी नोबल लोग काम करते हैं उनके अंडर? अगर किसी राजा ने किसी को सामंत बना दिया तो वो भी नॉबिलिटीज में ही आएगा। इवन मैं आपको जो विक्टोरिया का फ्लो चार्ट दिखाऊं, उन्हीं का पूरा जो रॉयल ब्लड है वो पूरे यूरोप में उन्होंने, वो उनके दामाद इटली में है, तो वो पुर्तगाल में उनके वो हैं, कुछ बेटी उनकी हैं, तो ऐसे विक्टोरिया का पूरा परिवार है, तो जिसमें 10 भाई और 9 बहनें थी, वो सब मिला। वो खुद ही विक्टोरिया 19वीं लड़की थी अपने पिता की, और अब उनके भी 19 बच्चे थे। तो वो सब हम देखेंगे कि कैसे पूरा यूरोप में वही बैठे। तो जो एलाइट वर्ग है वो एक ही है, वो कहीं पर भी होगा, उसका उठने बैठने रहने का तरीका सब है, और एलाइट वर्ग वहाँ पर फ्रेंच ही बोलता है। सर, नोबिलिटी में और अरिस्टोक्रेट में डिफरेंस एक ही चीज़ है। एरिस्टोक्रेसी भी वही है जो अमीरों का शासन, एरिस्टोक्रेसी सेम है, सही है। तो अगर राजा का कंट्रोल खो जाए, राजा ही पूरा कंट्रोल करे तो डिक्टेटर है, ऑटोक्रेट है। और अगर अब राजा कमज़ोर पड़ गया, जैसे मुगल शासन काल में, तो जो उसके सामंत थे, जैसे बंगाल का था आपने देखा, तो वो सब सिराजुद्दौला, ये सभी वो एरिस्टोक्रेट हो गए। ये चीज़ें, राजा अगर एक है तो फिर वो ऑटोक्रेटिक है या डिक्टेटर हो गया। अब देखो वो मोनार्की हो गई। आगे देखो, फिर 20 जून को क्या हुआ? 20 जून 1789, और ये सब 89 में हुआ है।
कि दैट इज थर्ड स्टेट डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस। क्यों टैक्स हो गया? क्योंकि फ्रांस ने किस पर आक्रमण कर दिया था? दैट इज फ्रांस हैज अटैक ओवर। ठीक है, नाउ अब ये देखिए, these are गल्फ कंट्रीज। सो कुछ यहाँ पर यूरोप का वैसे आपके यहाँ मैप भी बना हुआ है, थोड़ा सा और भी दिखा भी देते हैं आपको। ये और ये जापान है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दैट इज इटली, और उसके बगल में ग्रीस। तो ये हो गया इटली, ये ग्रीस हो गया। दैट इज यहाँ इतने में देखोगे और इतने में देखोगे तो पोर्टुगीज, दैट इज पुर्तगाल। दैट इज स्पेन। जो स्पेन था उसका शासन भी किस पर था? नॉर्थ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में स्पेन के राजा बहुत शक्तिशाली। स्पेन का शासन इटली, अभी आप देखोगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो यहाँ पर भी इसने कब्जा कर रखा। अब बीच में किसने कब्जा कर रखा था? इटली तो बाद में बना ना। यहाँ पर रोम ने कब्जा कर रखा। और ऊपर की ओर ये कौन है बोलो? दैट इज ऑस्ट्रिया। इसके ऊपर फ्रांस है। इसके ऊपर क्या है? फ्रांस। और इसके बीच में यहाँ पर क्या है बताइए? दैट इज नीदरलैंड। नीदरलैंड। अच्छा, नीदरलैंड से अभी आप लोग पढ़ोगे कि नीदरलैंड से बेल्जियम अलग। वो बेल्जियम की कहानी पढ़ी थी थोड़े दिन पहले, जिसका वो उसका जो वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ वो ब्रुसेल्स में हुआ। ब्रुसेल्स में हुआ और वो उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। ये है, बाद में बेल्जियम बना। आज तो बेल्जियम बना, लेकिन पहले नीदरलैंड का हिस्सा था, वो भी इसी चक्कर में। दैट इज बेल्जियम। अच्छा, इसके बाद देखो और भी इधर कुछ स्टेट्स हैं, हमने देखी हैं। यहाँ पर ये फ्रांस है, समझो इसका लगा हुआ है, फ्रांस से लगा हुआ है बेल्जियम। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो दैट इज ऑस्ट्रिया। ठीक है, और ऑस्ट्रिया ने कब्जा किस पर कर रखा था बताइए? हंगरी। और इस एम्पायर का नाम क्या था बोलो? हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर। इसके ऊपर स्विट्जरलैंड है और सबसे ऊपर ये प्रूशिया है। इस समय जर्मनी है, लेकिन पहले प्रूशिया इतना ही। तो ये जो प्रूशिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी क्या है बोलो? जर्मनी, नाउ जर्मनी। ठीक है, प्रूशिया और पर्शिया में कभी वो नहीं करना। ये पर्शिया है। पर्शिया का मतलब फारस। अब फारस की खाड़ी है, ये पर्शियन गल्फ है। तो फारस में कौन रहते थे? दैट इज जो लोग उनको मानते थे, जोरास्ट्रियन को, उनके प्रॉफिट जोरास्ट्रियन थे। ठीक है, फारसी लोग जो कंकाल अपना शरीर ऊपर रख देते हैं कि चील कौवे खाएं, जैसे टाटा बिरला अपने यहाँ है ना, फारसी लोग। अब ये विलुप्त हो गए हैं। बस भारत में 5000 जो भाग के आ पाए थे, इस यहाँ पर इन लोगों ने शरण दी थी मुगलों, वो दैट इज इस मोहम्मदन्स को, इस्लामिक को। तो उन्होंने इनको भी बढ़ते बढ़ते इतनी तेज़ी से वो बढ़े कि इनको मार ही डाला। और लेकिन जो भाग के आ पाए, बगल में इंडिया था, तो इंडिया में भी गुजरात के राजा ने इनको शरण दी। और फिर उन्होंने बोला कि तुम हमारे यहाँ आओगे तो हमको डिस्टर्ब कर दोगे, गुजरात के राजा ने। तो इन्होंने पानी पीने के लिए मांगा कि हमें पानी दो, और फिर उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी। और बोला देखो, जैसे चीनी घुल जाती है पानी में और वो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो नहीं करती, वैसे हम आपके बीच रहेंगे तो हम आपकी मिठासी बढ़ाएंगे और हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और वही हुआ भी। और आज जो सबसे रिच हैं हमारे यहाँ पर्शियंस। हम लोगों ने 10,000 ज्यूज़ को शरण दी थी। ज्यूज़ यानी यहूदी। वो भी कब दी थी? जब हिटलर मार मार के भगा रहा। हिटलर का भी कहानी आपने पढ़ा होगा ना। तो 10,000 ज्यूज़ हैं। आज भी इजराइल हम लोगों का एहसान मानता है कि आपने जिन ज्यूज़ को रखा। इवन केरला में हमने सिनेगॉग बनवा दिया ज्यूज़ का, उनका धार्मिक स्थल। तो आप देखोगे वहाँ पर है। तो वी हैव ऑलवेज वेलकम्ड एंड गिवन असाइलम। हमने शरण दी है।
टू दोज मतलब हु आर सीकिंग फॉर इट, जो चाहते थे हमने उनको दिया, पर्शियंस को भी दिया और साथ में ज्यूज को भी दिया, और हमारी डाइवर्सिटी बढ़ी। ये तुमने देख लिया। नीदरलैंड से कौन अलग हुआ बोलो? बेल्जियम। और ये क्या है? फ्रांस। फ्रांस का राजा लुई वन से शुरू होकर कितना हुआ था बोलो? लुई वन टू लुई 16 हुआ, और लुई 16 के बाद कौन हुआ? लुई 18 हुआ, और भी हुए, वन करके बढ़ते गए। तो लुई 16 से पहले लुई 14 लिखो, 14 के बाद 16 लिखो, और फिर उसके बाद क्या लिखो? लुई 18। इतनी कहानी तुमको बताएंगे। ये जो सारे राजा थे, लुई का मतलब ही होता है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं लुई कैसर, तो इन सब का मतलब होता है जार। इन सब का क्या मतलब होता है? इन सब का मतलब किंग। ये वहां की उपाधियां। व्लादिमीर, ये उपाधि है राजा। अभी भी व्लादिमीर पुतिन है ना, तो व्लादिमीर का मतलब राजा ही होता है, व्लादिमीर। तो इसका नाम से कोई संबंध नहीं है। इन सब का क्या मतलब होता है? किंग। अच्छा, 1 से 16 तक के तो जो राजा थे वो किस में रहते थे? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। किस में रहते थे? यस, ये जो पिछली कहानी है उसमें पढ़ा है, लेकिन हम रिकंसाइल करा देंगे। दैट इज पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में। अच्छा, इसके बाद वाले राजा ने बनाया, यानी इनके पिताजी ने, लुई 15 ने एक नया महल बनवाया जो सोने चांदी से बना था, और उसका नाम क्या रखा गया? पैलेस ऑफ वर्सेलिस। उन्होंने पैलेस ऑफ वर्सेलिस बना दिया। और फिर मैं ये भी देखूंगा कि सेकंड, इसके बाद जब नेपोलियन हारा तो इसको फिर से राजगद्दी में, फिर से कंजर्वेटिव, इसकी भी कहानी। यहाँ के बाद इनका जो है डायनेस्टी खत्म हो गई। तो ये मैं कह रहा हूँ कि फ्रांस में कौन सी डायनेस्टी शासन कर रही थी? दैट इज बॉर्बन, बूर्बो डायनेस्टी। हिंदी में बूर्बो कहते हैं और इंग्लिश में आप लोग बॉर्बन कहते हैं। कौन सी डायनेस्टी थी बोलो यहाँ पर? बॉर्बन डायनेस्टी। बोलो, बात समझ आई? और वहाँ कौन सी थी बोलो? हैब्सबर्ग एम्पायर। तो यहाँ के राजा ने, जो लुई 16 था, उसने 20 साल की आयु में वहाँ की 17 साल की राजकुमारी मैरी एंटोइनिटी से शादी की। मैरी एंटोइनिटी से। इतना तुमको समझ में आ गया कि अब इन दोनों के बीच में संबंध कायम हो गया। इसको हंगरी है तो इसके साथ ही मिला कर रखो। तो ये यहाँ पर स्लाव्स लोग रहते थे। स्लाव्स एक अलग तरीके की लैंग्वेज है। तो ये अभी हम आगे बताएंगे कि इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके आगे हम बताएंगे, क्योंकि वो भी इसी चक्कर में है। लेकिन तुम समझो, ऑस्ट्रिया हंगरी में एक ही राजा राज्य करता था। सही है। तो अब आगे की बात तो तुमने देख ली कि हु मैरिड, दैट इज, लिखो, बॉर्बन डायनेस्टी प्रिंस। कौन सा प्रिंस था बोलो? लुई 16 at the age of 20 married, ठीक है, 17 years old princess। कौन सी प्रिंसेस थी? दैट इज मैरी एंटोइनिटी। ऑफ कौन सा एम्पायर? ऑस्ट्रियन हंगरी हैब्सबर्ग एम्पायर। बगल में ही था। तो सारे रॉयल फैमिली, जैसे आप में से किसी ने भी पूछा, सब एक ही थे, आपस में शादी करते थे। सो ऑफ ऑस्ट्रियन हंगरी हैब्सबर्ग एम्पायर। अब इसके बाद लुई 16 20 साल की उम्र में ही वहाँ का राजा बन बैठा। और उस समय 1 बिलियन लिब्रे का इस पर कर्ज था, लुई 16 जब राजा बना। और यहाँ के जो डिफरेंट स्टेट्स थे अमेरिका में, इन सभी स्टेट्स में
इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा, इंग्लैंड का देश। अच्छा, यहाँ पर ये रशिया है, दैट इज बीच में आप देखोगे तो चांद से भी दिखाई देगा, ये यूराल माउंटेन है। कौन सा है माउंटेन? पूरा यूराल माउंटेन यूरोप और एशिया को अलग करता है। ये यूरोप है इधर वाला हिस्सा, और ये क्या है बोलो? एशिया। तो एशिया में जो बहुत ऊपर का पार्ट था, मंगोलिया को छोड़ दो, चाइना और इंडिया को छोड़ दो, तो ये पूरा रशिया का था। अच्छा, पहले से भी युद्ध में जो पोलैंड था, पोलैंड पर भी किसका कब्जा हो गया था बोलो? इसी का। किसका कब्जा हो गया था? रशिया का। सही है। और ये जो नीचे का पोर्शन है, इसको कहते हैं स्लाव कंट्रीज। वहाँ का जो लोकल ट्राइब है ना, उनका नाम क्या है? स्लाव। ठीक है, अभी उसका हम लोग एटिमोलॉजी भी देखेंगे, मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर चाहे ग्रीस हो या ये सारा हो, इन सब पर किसका कब्जा था बताओ? इन सब पर। यहाँ तो सुल्तान था ही, इसको ऑटोमन एम्पायर। कौन सा कब्जा था? ऑटोमन एम्पायर कुछ नहीं है, सुल्तान होते थे। और ये यहाँ पर पूरा इनका डोमिनेंस था। बहुत आगे इन्होंने बढ़ाया, इवन इजराइल तक मुस्लिम पहुँच गए थे, बहुत आगे तक पहुँच गए थे। यहाँ तक सीरिया बहुत आगे तक पहुँच गए थे। फ्रांस उसको नहीं टच कर पाए थे, थोड़ा बहुत हंगरी को भी नहीं टच कर पाए थे, लेकिन नीचे ग्रीस में 20,000 लोगों को मार डाला, तुम्हारे उसमें चित्र बना हुआ 20,000 को मार डाला। तो इसको क्या कहते हैं बोलो? कौन सा एम्पायर था? ऑटोमन एम्पायर। और इसका जो राजा था उसको खलीफा कहते थे। क्या कहते थे? खलीफा। जैसे हम लोगों ने कल भी देखा था कि थियोक्रेसी का क्या मतलब होता है? रिलीजियस लीडर। तो यहाँ खलीफा शासन। कौन शासन करता था? खलीफा। तो तुमको इंग्लैंड के बारे में पता चल गया ना? इंग्लैंड, और इंग्लैंड के ठीक ऊपर ये कौन था बताओ? और यहाँ कौन सा था? दैट इज आयरलैंड। इसे क्या कहेंगे? आयरलैंड। और ये क्या है बोलो? जो पूरा वहाँ के लोग फ्रॉक पहनते थे, मेल भी फ्रॉक पहनते थे और बैग पाइपर बजाते थे। आज भी बहुत सारे बैग पाइपर हिस्ट्री में उन्हीं का, स्कॉटलैंड के लोगों का नाम रहता है। तो कौन सा नाम, क्या नाम है इसको? स्कॉटलैंड। HP में हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, आयरिश और स्कॉटिश बहुत लोग मिल जाते। दैट इज स्कॉटलैंड। बोलो बात समझ में आई? तो हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं कि इंग्लैंड कैसे स्कॉटलैंड और आयरलैंड के साथ यूनिफाई होकर ग्रेट ब्रिटेन बन गया। ठीक है, दैट इज ये ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना। और उसके बाद ये देखेंगे कि बेल्जियम कैसे आज़ाद हुआ। ये चैप्टर इसी पर है। बेल्जियम की आज़ादी देखेंगे, इंग्लैंड का यूनिफिकेशन देखेंगे, ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के कब्जे से कैसा मुक्त हुआ ये भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे ये जो इटली है, इटली के ये बगल में ये जो दो बने, सार्डिनिया और पीडमोंट, ये दो शहर हैं। और इटली खुद ही 3 भागों में बटा था। यहाँ पर जो नीचे थे, यहाँ तो किंगडम ऑफ सिसिलीज थे, सिसिलियों का साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था बोलो? किंगडम। बार बार बताएंगे तो याद हो जाएगा, अभी बता रहे फिर थोड़ी देर बाद बताएंगे तो बिल्कुल याद ही हो जाएगा। तो क्या कौन थे बोलो यहाँ पर? किंगडम ऑफ सिसिलीज। ऐसा तुम्हारे डायग्राम में भी इटली का एक डायग्राम बना हुआ है, तो बना हुआ है। तो तुम्हें पता चल गया ना ये इटली बनेगा जाके, ये सब पूरा इटली बन जाएगा। इटली का यूनिफिकेशन देखेंगे, इंग्लैंड का यूनिफिकेशन देखेंगे, पोलैंड का नेशनहुड देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? नेशनलिज्म। ये सब नेशनलिज्म पाएंगे। और यहाँ मैकेडोनिया, सर्बिया, ये जितने भी हैं, मोरक्को, यहाँ पे 16 कंट्री सब आज़ाद होंगे, उनका भी नेशनलिज्म देखेंगे। और यहाँ के लोगों को क्या कहते थे बोलो? कंट्री के लोगों को स्लाव्स। क्या कहते थे? जो यहाँ पे ट्राइब थे उनका नाम क्या था? स्लाव्स। वो सब अलग अलग आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि इनमें किसके लिए लड़ाई होने लगेगी? खलीफा के लिए। तो सबकी आज़ादी देखेंगे। दैट इज द नेशनलिज्म ऑफ स्लाव कंट्रीज, ग्रीस, इटली, इंग्लैंड। और फिर क्या देखेंगे? नेशनलिज्म इन प्रूशिया। प्रूशिया के चारों तरफ
यहाँ पर 39 कन्फेडरेशन, और वो सब कौन सी भाषा बोलते हैं बोलो? जर्मनी। तो वो कहेगा जब हमारी जैसी भाषा बोलते हो आप मिल जाओ हमारे देश में। कहेंगे हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। बोलेंगे कोई टैरिफ नहीं, कुछ नहीं, ड्यूटी नहीं, ना कोई एक्साइज ड्यूटी, सब लोग मिल के करेंगे, तरक्की भी होगी। तो प्रूशिया ने सबको मिलाया और फिर प्रूशिया खुद इसका राजा बन बैठा और अपना नाम उसने क्या रख दिया? बोला सब जर्मन बोलते हैं तो मैं भी अपना देश का नाम प्रूशिया छोड़ता हूँ, आज से हमारे देश का नाम जर्मनी। सही, तो जर्मनी बन गया। तो हम जर्मनी का यूनिफिकेशन देखेंगे। अभी भी यूरोप में सबसे शक्तिशाली जर्मनी ही है भाई, जो 39 कन्फेडरेशन को मिला है। लेकिन बात यहाँ की नहीं है, बात हम इंग्लैंड की कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, इंग्लैंड ने किस पे कब्जा कर रखा था? 13 कॉलोनीज बना रखी। अब ये बेकार में लुई 16 ने कहा कि नहीं हम सबको आज़ाद कराएंगे, नया नया राजा बना था, तो उस समय कॉलोनी के लिए बहुत झगड़ा होता था। तो इसने 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज वहाँ के साहूकारों से लिया जो मनी लेंडर्स थे, और बोला कि हम वापस कर देंगे, हम इनको आज़ाद कराएंगे। सेना से लड़वाया एंड अल्टीमेटली क्या हुआ बताओ? आज़ाद हो गया। और आज़ादी के बाद बोला जाओ तुम लोग फ्री हो। सबसे पहले विश्व का जो देश आज़ाद हुआ दैट इज 1777 में। 1777 की बात है। और ये देखो 11 साल बाद अभी यहाँ नेशनलिज्म की लड़ाई चल रही है। अमेरिका था सबसे पहले, कौन आज़ाद हुआ? अमेरिका। अमेरिका तो 1776 में 1776 में हुआ है, अभी देखते हैं। ठीक है, 1776 से हुआ। तो जो फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग है, इसमें जो सबसे आगे चल रहा है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। वो देश है, यानी उन्होंने किसको किसको आज़ादी दे दी है। फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग देखो, तो सबसे पहले अमेरिका को आज़ादी दे दी है, और अब दूसरे नंबर पर किसको आज़ादी दी है जरा चेक करो, तो दैट इज मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड को दी, और तीसरे नंबर पर फ्रांस अगले पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, दैट स्विट्जरलैंड। तो 2 लोग आगे निकल गए, 2 झंडे वाले। और इस देवी का नाम क्या है? शांति की देवी, दैट इज ए स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये फ्रांस की बनाई हुई पेंटिंग है, फ्रेंच है, और उसका नाम क्या है? फ्रेडरिक सॉरियो। फिर यही स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसने कॉपर में बना के फ्रांस ने अमेरिका को भेंट की, और अमेरिका ने उसको न्यूयॉर्क में लगवाया। आज भी लगी हुई है, लगी है कि नहीं लगी है? यही की पेंटिंग। तो ये मैन मेड थी, लेकिन इसको फिर बाद में उसका मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण किया गया, फिर भेंट की गई। चलो, तो आप ये देखेंगे कि अब ये नोबेलिटी को बनाया, ठीक है, सबको बुला लिया। क्यों बुलाया? बिकॉज एट दैट टाइम फ्रेंच वाज हैविंग ए डेप्ट ऑफ 3 बिलियन लिब्रे। लिब्रे वहाँ की करेंसी है, तो इतनी जब थी तो उसको टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, और टैक्स फर्स्ट और सेकंड स्टेट देते नहीं थे, वहाँ फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद। दे वर टेकिंग द टैक्स एंड इंजॉइंग द टैक्स। वो एक टैथिस था, ठीक है, और टैलीस था, 2 तरीके के करते, धार्मिक कर भी था और राजा भी कर लेता था। तो अब पहले से ही वहाँ पर गरीबी थी, एंड द थर्ड स्टेट वाज सेइंग दैट नो टैक्स शुड नॉट बी इंक्रीज। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जनरल स्टेट की असेंबली बुलवाई, और 106 साल बाद बुलवाई। कितने साल बाद? 106 साल बाद अब ये टैक्स बढ़ाना चाहते थे, हैवी टैक्स बढ़ा दिया। सारी कहानी तुमको समझ में आ गई कि क्या हुआ कि लुई 16 फ्रीड 13 कॉलोनीज। अच्छा, उस समय बोलो ये जो अमेरिका है, यहाँ पर किसका शासन था? ये लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका। चलो, अब इसमें देखो, लैटिन अमेरिका में स्पेन का शासन था। किसका शासन था? स्पेन का शासन। तो ये स्पेन यहाँ पर पूरा कब्जा करता है। ठीक है, अभी भी बहुत जगह स्पेन का शासन। तो क्या हुआ? लुई 16 फ्री 13 कॉलोनीज, ठीक है, ऑफ अमेरिका फ्रॉम, किससे आजाद कराई बताइए? इंग्लैंड। दिस मेड एडिशनल
2 बिलियन लिब्रे, इतने लिब्रे का और खर्चा आ गया, लिब्रे डेट ऑन एक्सचेकर यानी राजकोष में, ठीक है, ऑन दैट इज फ्रेंच ट्रेजरी। नाउ टोटल डेट कितना हो गया, was 3 billion। यहां तक की बात हो गई। किंग डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्स एंड द सेम वाज, अब यहां पर किंग ने कहा कि भाई टैक्स बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो टैक्स है वो इन तीनों के बगैर नहीं बढ़ाया जा सकता, इनकी कंसर्न चाहिए और 3 वोट हैं। बोला जाएगा कि हाथ खड़ा करो, तो जो ये हाथ खड़ा कर देगा, इसके कितने मेंबर हैं क्लर्जी के, बोलो 300। इसके कितने मेंबर हैं, 300। और इसके किसके मेंबर हैं, 600। एक एक हाथ खड़ा होगा। अब बताओ, जिसको फायदा मिलने वाला है वो तो कहेगा हाँ हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ, और जो ये है इसको भी एक ही वोट है, ये कहेगा नहीं बढ़ाओ, जीत किसकी होनी बताओ। तो दैट इज दे विल विन, क्योंकि 2/1 से जीत जाएंगे। तो वहां पर क्या हुआ कि इनका जो थर्ड स्टेट का लीडर था उसका क्या नाम था बताइए, नाम याद है अनुष्का, जिन्होंने इसको लीड किया था? हाँ, एबी सेइज, और दूसरा एम से नाम है मोराबियो, सही है। तो इनके 2 लीडर थे, वो भी रॉयल थे, लेकिन इनको हित चाहते थे तो इनके साथ गए। वो बोले नो, 1 पर्सन 1 वोट की वोटिंग कराओ। ऐसे में फिर कभी भी ये जीत नहीं पाते। 600 ये लोग थे, 600 ये तो नो कर देते, ये यस करते। उन्होंने कहा नो, 1 स्टेट 1 वोट वोटिंग चले, तो सब के सब छोड़ के चले गए, बोले हमें ऐसी वोटिंग ही नहीं करनी, जाओ। 40,000 लेटर लिए, देखो लोग कैसे तड़प रहे हैं, तुम बढ़ा रहे हो। 10 उन्होंने लेटर लिए, अब उसको कहाँ डाल दिया बताइए, दैट इज डस्टबिन में डाल दिया। आप यहाँ पे देखिए स्टेट जनरल की मीटिंग, फिर आगे की बात। मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल बाय लुई 16। एक एक करके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक इमेज आप देखो, ये लुई 16 का स्टेट जनरल की मीटिंग हो रही है, जरा इसे आप देखिए। इसमें ये पूरा इतना बड़ा पैलेस ऑफ वर्सलीज, तुमको भी दिखाया कितना शान और शौकत का महल है। अभी भी तुम जाओ कोरोना के टाइम पे, इसमें $5,000 पर डे का स्टे था, सबसे सस्ता तभी। 5,000 में 2 जीरो और बढ़ा लो तो समझो 50,000, 5 लाख रुपए पर डे। कोरोना का सबसे सस्ता था, ये पैलेस है। आप देखिए 300 लोग ये बैठे हैं, 300 लोग ये बैठे हैं, 600 लोग ये बैठे हैं, ठीक है। अब जो फीमेल है वो स्टैंडिंग ओवेशन है, उनको बैठने की जगह नहीं मिली है, ठीक है। तो ये पैलेस में यहाँ पर मीटिंग चल रही है, बीच में कौन बैठा है बताओ? लुई 16 को तुम बैठा देख रहे हो, तो लुई 16 और ये स्टेट जनरल की मीटिंग है। ये सारे के सारे लोग मीराबीव और रवि सेइस ये लोग भी चले गए वहाँ से, और फिर जाकर बैडमिंटन कोर्ट में खड़े हो गए, बोले हम अब ये रॉयल फ्लैग को डिस्कार्ड करते हैं, हम नेशनल असेंबली बनाएंगे और फ्रांस का ट्राई कलर फ्लैग। और बात समझ आ गई? तो ये यहाँ से उठ के बात, ओके। हमें ज़्यादा नाम से मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें इतनी बात तो समझ में आ गई कि 3 स्टेट हैं और ये असेंबली ऑफ स्टेट जनरल है। आगे की बात, सो 3 बिलियन लिब्रे, किंग decided to increase tax, but किसने विरोध किया? थर्ड स्टेट अपोज्ड, उन्होंने क्विट कर दिया, वहां से उड़ा के चले गए, छोड़ के चले गए। तो अब अगला देखो क्या हुआ, दैट इज नाउ तो इन्होंने अब क्या हुआ, 20 जून की बात करो, 20 जून को ही ऑन सेम डे नहीं बदला, 1789 दे रीच्ड टू
टेनिस कोर्ट। वहीं वर्सलीज जगह का नाम है, पैलेस ऑफ वर्सलीज है, उसका अलग से नाम नहीं रखा गया, ठीक है, वर्सेलिया से वर्सलीज बना है। तो वहीं पर इन लोगों ने, मीरा व्यू ने वहाँ पे ओथ ली कि हम, ये सब तुम लोगों ने देखा होगा, फिर भी देखो ये टेनिस कोर्ट है, देखो इसमें ओथ ये ले रहे हैं, ये बीच में मीरा व्यू खड़ा है और इसी में रेड टी शर्ट में अभी सहीस खड़ा है। तो ये कह रहे हैं कि हम अपने देश को इनसे आज़ाद कराएंगे। समझ में आया? इस चीज़ को क्या कहते हैं? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का क्या मतलब होता है? कहीं नोट कर लो। फ्यूडलिज्म का मतलब सामंतवाद, फ्यूडल सिस्टम इन विच सम are the lower strata is giving taxes, however the higher strata of society is enjoying taxes. इसको कहेंगे सामंतवाद। पूरा राजस्थान में सामंतवादी। सामंतवाद क्या होता है? राजा ने भेज दिया कि जाओ मान सिंह तुम जयपुर पे शासन करो, याद रहे जितना मर्जी उतना टैक्स लो, एक बैलगाड़ी सोना हर महीने आना चाहिए। इसको सामंत। तो सामंत क्या करेगा बताओ? खूब चूसेगा तुम लोगों का। एक बैलगाड़ी सोना भेज कर हम भेज देंगे सर, आपको एक बैलगाड़ी चाहिए भेज देंगे, बल्कि ज़्यादा ही, एक बोरी ज़्यादा डालना और यहाँ खूब चूसे। राजा का कोई नियम कानून नहीं, सामंत का कानून चाहिए, यही सिस्टम चाहिए। तो फ्यूडल सिस्टम से आज़ादी चाहिए। अब जरा देखो इस दिन क्या हुआ बताइए कि थर्ड स्टेट रीच कहाँ पहुंच गया? टू टेनिस कोर्ट एंड टेकन ओथ। ओथ किस लिए? टू फ्री फ्रांस फ्रॉम मोनार्की। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है मीरा भी और अबे सहीस को, बट ऐसे ही है, ठीक है कि नहीं? आगे की बात देखो। नाउ उन्होंने दे फॉर्म नेशनल असेंबली दे, उन्होंने वहाँ क्या बनाई? एंड मेड ए चार्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम किस संविधान को फॉलो करेंगे, चार्टर बनाया। दे फाउंडेड नेशनल असेंबली डे। वहाँ पर नेशनल असेंबली बनाई। उसी के लिए फ्रेडरिक रसौरी ने दिखाया है कि उनके रिमेन्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, वो शांति की जो देवी है, दैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने कैसे पड़े हुए हैं, भग्नावशेष, दैट इज रिमेन्स, किसी के क्राउन पड़े, किसी की तलवार पड़ी है, देखो नीचे पड़े हैं कि नहीं? अभी इसको मैं एचडी में दिखाऊंगा। तो ये रिमेन्स पड़े हुए, ये देखो। अब उन लोगों ने जब ये बना ली, असली चीज़ देखिए, अब कितने दिन बाद 14 जुलाई 1789, सब कहानी 1789 की चल रही और ज़्यादा महीने भी नहीं हुआ, मई से जुलाई। 14 जुलाई को क्या हुआ? इन लोगों ने राजा के साथ तो विद्रोह कर दिया, तो इन लोगों ने कहीं कहीं से गन इकट्ठी कर ली। तो राजा ने लूट ली थी लोगों ने, राजा ने सारा गन पाउडर बास्तील जेल में रखवा दिया। बिना गन पाउडर की गन चल पाएगी? तो इन्होंने सोचा कि नाउ वी विल लूट द गन पाउडर। लोगों ने सोचा अगर कभी राजा की सेना आक्रमण कर दे तो पीपल अटैक्ड ऑन बास्तील। पीपल क्यों अटैक किया? बिकॉज देयर वाज ए र्यूमर दैट किंग हैज सेंट। वहाँ पर क्या हो गई थी कि बेकरी की दुकान में 4 घंटे लाइन लगाने के बाद भी औरतों को ब्रेड नहीं मिला, तो ब्रेड लूट लिया उन लोगों ने। औरतों ने क्या कर लिया? ब्रेड लूट लिया कि भाई ऐसे जाएंगे, भूखे बच्चे मरेंगे। 4-4 घंटे सुबह से लाइन लगा, ब्रेड थी ही नहीं, भुखमरी थी उस समय। एट दैट टाइम तो लूट लिया। तो राजा ने भेजा, जाओ सेना से की व्यवस्था देखो, ऐसे कैसे लोग लूट रहे हैं ब्रेड की दुकान, क्योंकि राशनिंग होती थी बाहर, ऐसे आटा व्हीट नहीं मिलता था, ब्रेड बना के बेचा जाता था और लोफ में तोड़ के दिया जाता था, ऐसे कट कट के नहीं था, टुकड़े में तौल के कितने मेंबर हैं उतनी ब्रेड ले जाओ, उतनी 400 ग्राम 600 ग्राम डेली लेना पड़ता था। तो अब लोगों को सोचा कि हमने ब्रेड लूटी है, राजा मारेगा, और मारेगा तो हमारे पास गन तो है, गन पाउडर है नहीं, जाओ वहाँ एक फोर्ट्रेस थी बास्तील जेल, कि चलो इस पे अटैक करो, जल्दी से गन पाउडर लो।
तो वहाँ बहुत सारे लोग, करीब 7,000 के लोग वहाँ पहुँचे और उस पर अटैक कर दिया। उसमें 98 to 100 पीपल डाइड हो गया, और एक गैरिसन इंजीनियर जो मतलब किले की सुरक्षा कर रहा था, उसने गोलियां चला दी इनके ऊपर। फिर भी इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, सारे प्रिजनर्स को छुड़ा दिया बास्तील जेल से, और वहाँ का गवर्नर भी मारा गया। ठीक है, ये पहली ऐसी घटना है। तुम कभी सोच सकते हो, इमेजिन करो कि अकबर का शासन हो और जनता अकबर के किसी जगह पे हमला कर दे। ये विचार के ही बाहर की बात थी उस समय। राजा पे हमला करना, वहीं की जनता द्वारा, चाहे कितना भी शोषण कर ले, कोई हमला कर सकता है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसा है जिसको कहते हैं पब्लिक रिवोल्ट। इसको हिस्ट्री में सबसे ऊंचा देखा जाता है, जिसने लोगों को एक नया विजन दे दिया। जनता भी आक्रमण कर सकती, जिसके पास लाठी हो, ये सब हो, ऐसे ही फावड़े ओवड़े हो, इससे हमला करो, बड़ी बात, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए अब अगला देखो, नाउ तुम्हें ये तो बात पता चल गया, नेशनल असेंबली बन गई। नाउ वी विल सी द बास्टील जेल अटैक। इवन इसके कमेमोरेशन के लिए अभी 100 ईयर्स के बाद जो मैगजीन छपी, उसमें बास्टील जेल का अटैक का फोटो सबसे पहले, या तो तुम्हारी बुक में होगा या 9th में, सबसे उतना महत्वपूर्ण था बास्टील जेल। ऐसा कभी हुआ नहीं, तभी तो नेशनलिज्म आएगा, राजा के विरुद्ध जनता खड़ी हो जाए। तो इट इज, जरा आप लोग देख लें कि यहाँ पर मीरा बियू एंड अभिषेक, आया? चलो, ये देखो, ये दोनों लीडर थे। देखो मीरा व्यू को आप लोग देख रहे हो, और अभी सही, तो ये दोनों अच्छे फिलोसफर थे। वो तो नोबल फैमिली का था मीरा व्यू, वो भी इनके साथ मिल गया और इसने ये काम किया। अब अगला देखो, नाउ अभी देखिए, AI generated Bastille जेल अटैक। AI generated by Steel Rail Attack. देखिए, ये देखो, नाउ किस तरीके से बास्टील जेल पे अटैक हुआ। आग लगा दी वहां पे। Fortress fell, and with it, ये तो राजा रानी लुई 16, ये बास्टील जेल को तोड़ दिया। ठीक है, वहां से हजारों लोगों ने लोग एक किले को तोड़ने वाले थे। यही सत्तर बास्टील जेल वासी है। में पीछे आप देख रहे हो? चरम पर था। लोग कुछ नहीं, इनके पास जंगले हैं, और ये फ्रेंच ट्राई कलर है, ये वही ट्राई कलर लेके आए हैं। अभी इसका मैं कलर दिखाऊंगा आपको, देखा, रेड व्हाइट ब्लू। चलो अब आगे की कहानी देखते हैं, फिर क्या हुआ बताइए। दैट इज बास्टील जेल अटैक। बस इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है। देखिए, बास्टील जेल, उसके बाद क्या हुआ। नाउ 26 अगस्त को क्या हुआ, अब यहाँ पर अ चार्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारे पहले वाले पेज में, जो पहले वाली बुक में बना नहीं था कि एक जैसे हथकड़ी टूटी हुई, वो उन लोगों ने जो चार्टर बनाया था, और फिर एक सांप अपना मुंह में पूंछ दबाए हुए है, और बहुत सारी बांस है जो एक साथ हैं, दैट इज एकता में शक्ति। तो ऐसा जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ना, उसमें बहुत सिंबल्स थे, और ये भी दिखाया गया है कि रेड कैप उतार के वो हाथ में लिए हुए, वो रेड कैप आज़ादी की कैप होती है। जब कोई भी सर्फडम किसको कहते हैं, गुलामी। सर्फडम और सफ्रेज किसको कहते हैं, वोटिंग राइट। दोनों अलग अलग चीज़ें, जरा इन दोनों को भी लिख लो। सर्फडम यानी दास्ता, कोई दास है, और बोलो सफ्रेज किसे कहते हैं, दैट इज
वोटिंग राइट्स। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। तो 26 को नेशनल असेंबली प्रेजेंटेड चार्टर फॉर सिटोयन एंड सिटोयिनी। सिटोयन और सिटोयिनी को आजकल सिटीजन बोला जाता है, ठीक है। सो नेशनल असेंबली, उसी दिन तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाएगा, ये तो तुमको मालूम है। एक दिन में बन जाता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे यहाँ 2 साल 11 महीने 26 दिन लग गए। थोड़ा समय तो लिया होगा, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी बना दिया। मतलब 20 जून से कितना हुआ, 2 महीने में बना डाला। तो नेशनल असेंबली प्रेजेंटेड, दैट इज राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रेजेंटेड चार्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और राजा से ये कहा कि अब तुम हमारा, अभी तुम मोनार्की में हो, तुम इसे स्वीकार कर लो, राजा तुम ही रहोगे, बस जो हम बनाएंगे नियम उसको पालन करना। इस चीज को कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये 26 को बना और राजा ने इसे कब स्वीकार कर लिया बताइए? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। और ये सब क्या है? दैट इज मोनार्की। इतना ही नहीं हुआ, आप जरा देखिए, अगस्त के बाद 5 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को क्या हुआ? वुमेन मार्च ऑन वर्सलीज फोर्सेस एंड रॉयल फैमिली के औरतें चली गई पैलेस ऑफ वर्सलीज के अंदर। ये बात, वुमेन मार्च। इनसाइड कहाँ चली गई बोलो? इनसाइड पैलेस ऑफ वर्सलीज। क्या ये छोटी बात तुम्हें लगती है? कहाँ बास्तील पे गए थे, अब वुमेन अंदर चली गई। अब वहाँ की जो सेना ने उन पर गोली चलाने से या हाथ उठाने से इनकार किया कि हम इन पर हाथ नहीं उठाएंगे। पैलेस ऑफ वर्सलीज वहाँ चली गई। अब इतना होने के बाद जरा आगे देखिए कि राजा, अब इसके बाद क्या हुआ? उसने सरेंडर कर दिया। उसने कहा ठीक है, तुम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हो, क्योंकि उस समय ये घटना की ही नहीं जा सकती थी हमारा लीडर होगा। अभी भी उनमें ये था कि राजा तो राजा ही है, क्योंकि जो क्लर्जी होते थे वो कहते थे ये भगवान का भेजा हुआ दूत है, ये जो बोले इसका आदेश भगवान का आदेश है और हमारा आशीर्वाद इसके ऊपर है। इतना बोल देने से उनको, क्लर्जी को बहुत सारी ज़मीन मिल जाती थी। प्रीस्ट को 20% उनको वो मिल जाता था, दैट इज टैथीज मिल जाता था। टैथीज ही तो धार्मिक कर होता था, ये सब मिल जाता था, सिर्फ उनको हाथ रखना। अभी भी एक तरीके से पादरियों का या प्रीस्ट का बहुत ज़्यादा बोलबाला। उस समय रोमन्स जो थे ना, वहाँ पर ही जो बाइबल का था बहुत ज़्यादा था, तो राजा उनके आशीर्वाद पर ही बैठता था। क्लर्जी उनको आशीर्वाद देता था और वही आकर राज्याभिषेक भी करता था। पुरानी मूवी में देखो तो फिर उसको सब देना पड़ता। दे वर वेरी रिच, करते कुछ नहीं थे। तो फिर क्या हुआ बताओ? अभी तक तुमने क्या देखा? दैट दिस वाज ए मोनार्की। और अब क्या आने वाला है हर्षवर्धन? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या चीज आने वाली है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक की तो तुमको बात पता चल गई। अब आगे की बात देखो। So next step was July 14 और अभी भी 1790 को, अब साल बदल गया, ध्यान दीजिएगा। 5 अक्टूबर के बाद क्या आ गया? जुलाई 14 आ गया। एक साल अलग हो गया, अक्टूबर के बाद जुलाई आ गया। किंग एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
इसका मतलब क्या है? नाउ नेशनल असेंबली विल मेक रूल एंड किंग हैज टू ओबे। नाउ नेशनल असेंबली विल मेक रूल, वो रूलिंग हो गई, एंड किंग एंड इट्स मिनिस्टर शुड ओबे, एंड इट्स मिनिस्टर्स आर एग्जीक्यूटिव। कल तुमको मैं पढ़ा रहा था ना, इनको कार्यपालिका बना दिया और खुद बन गए। जो लेजिस्लेचर वो सबसे बड़ा माना जाता है, तो उनको क्या बना दिया? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। लेकिन जरा सोचो, ऐसा होने पर क्या राजा संतुष्ट होगा? वो तो दबाव मान लिया, और उसका तो ऑस्ट्रिया की मैरी एंटोनिटी के साथ संबंध था, वो भी सब राजा ही थे। पूरा यूरोप डर गया कि ऐसे हमारा भी राजतंत्र चला जाएगा। इसलिए गुपचुप तरीके से ऑस्ट्रिया से, हंगरी से और आसपास के जो देश थे उनसे सहायता मांगी। सही है। और तुमको ये बात मालूम है कि फिर क्या हुआ? क्या सहायता मांगी कि नेशनल असेंबली का दमन कर दिया जाए। उनके 749 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में? बोलो। 749 मेंबर्स। उनको मरवा दो। 749 मेंबर को ही मरवा दो। किससे मांगी सहायता? तुमको अभी मैप बना के दिखाया था कि नहीं, ऑस्ट्रिया हंगरी का मैप, कि अपनी सेना भेजो, मिल के मारेंगे। ये बात किसको पता चल गई? नेशनल असेंबली को पता चल गई। तो उसने क्या किया? उसने लोगों का आह्वान किया, लेट अस अटैक ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी। तो अब जरा देखिए, तो अब इसके बाद क्या हुआ ना? इसके बाद जरा आगे का देखिए, अप्रैल। डेट से कोई मतलब नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, डेट से कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। 92 की बात है, 1-2 साल चली होगी मोनार्की, ठीक है। सो किंग एज सीक्रेट मीटिंग with Austrian Empire to seek military help. ऑस्ट्रियन एम्पायर जो कि हैब्सबर्ग एम्पायर था, टू सीक मिलिट्री हेल्प। ये सब सीक्रेट मीटिंग हुई, ठीक है। नाउ नेशनल असेंबली अनाउंस अटैक ऑन ऑस्ट्रिया। नाउ नेशनल असेंबली announced attack on Austria। बगल में ही है ऑस्ट्रिया। अच्छा, नेशनल असेंबली को सेना पे भरोसा नहीं था, क्योंकि वो 1-2 साल में अपनी लॉयल्टी बदल देंगे क्या? सेना भरोसा नहीं था। उसने वॉलंटियर मांगे, कि दे आस्क्ड वॉलंटियर। और सबसे पहले कहाँ के लोग निकले? मर्सेलीज गांव के। और वो सॉन्ग क्या बना? वहाँ का नेशनल एंथम बन गया, दैट इज मर्सेलीज। आज भी वही गाया जाता है। वो लोग जैसे हम लोग गाते हुए निकलते नहीं राष्ट्र गीत, अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोश खोलने लगे, रात की प्रभा उठी, मुस्कुरा सभा उठी, घूम घूम कर मधुप, फूल चूम कर मधुप, गा रहे विहान थे, गूंज रहे गान थे, रात के मिरला पता, चांद का न था पता, तुहिन बिंदुगत कहीं, छिप गए नखत कहीं। इससे वीरता का संचार, बहुत बड़ी कविता है। तो अब ऐसा ही गीत गाते हुए वहाँ के लोग निकले, प्रभात फेरी, सुबह सुबह, हाँ हम लड़ने चल रहे हैं अपने देश को। और वही जो मर्सिडीज के लोग निकले थे, वो बन गया आज वहाँ है। वो लोग बात समझ में आ गई आपको? तो सीक ऑस्ट्रेलिया, नेशनल असेंबली आस्क्ड फॉर वॉलंटियर टू ज्वाइन आर्मी। नेशनल असेंबली आस्क्ड वॉलंटियर्स टू ज्वाइन आर्मी।
That is people readily join. इसको ज्वाइन कर लिया it with song of Mercedes. This is now national anthem of France. This is now नेशनल एंथम. कैसे राष्ट्रीयता का उदय हुआ? पहले सबसे महत्वपूर्ण फ्रांस का ही पढ़ना है, कैसे लोग उठे. नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. अच्छा, अब क्या हुआ बताइए. नाउ ऑस्ट्रिया पे वार हो गया. नाउ 10 अगस्त को क्या हुआ? 10 अगस्त 1792. तुमको ये मालूम है कि राजा के 2 महल थे? अच्छा, लुई 1 से लुई 14 तक कैसे महल में रहते थे वो भी देख लो, दोनों में कंपेयर करो, तब शानो शौकत पता चले. जरा देखो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, पहले देखो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. कैसे ट्यूलरीज है? ट्यूलरीज ये देखो, ये कैसा कारखाने टाइप लग रहा है. क्या तुम्हें इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है? दैट इज पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. ये है. अब तो खैर बढ़ गया, पहले वाला चित्र दिखाएंगे तुमको. ऐसा पहले रानी और जो मंत्री थे ना, मिनिस्टर भी बन चुके थे, सबके साथ बैठ गया कि हो सकता है हम पे आक्रमण हो जाए. तो ये देखो, दैट इज ये है पहले. कोई बड़ा नहीं है ना, कारखाना टाइप ही लग रहा है. तो इस वजह से क्या हुआ, अब ये देखो पैलेस ऑफ वर्सिलीज जो लुई के पिता ने बनवाया. ये देखो, अब इसकी जमीन देखो कितनी सोने जैसी. इसको देखोगे तो पता चलेगा ये है क्या चीज. देख रहे हो, जमीन तक पे सोने की पानी चढ़ी है. और ये इस तरीके का है, यहाँ तक कि जो पर्शिया मैंने बताया था ना जर्मनी बनेगा, वही इसी हॉल ऑफ मिरर में आके शपथ लेगा. जो कहीं भी राजा बनना है वो इसे इन्हीं के महल में आ रहा है, सोने का. यहीं पे हमको शपथ. इटली का बन रहा है तो वो भी यहीं पे आ रहा है. वो सब तुम्हारे में चित्र बने हुए, इसी का चित्र बना हुआ है. तो अब जरा देखो कि कितना शानो शौकत वाला है. इसमें 5 लाख रुपए दो, एक रात मजे दो. ये देखो है, देख लो कितना बढ़िया. सब चीज सोने की. सबसे बड़ी चीज ये लुई 16 एक्स्ट्रावैगेंट खर्चीला था. उसका अपनी शानो शौकत का मेंटेनेंस का खर्च खुद ही बहुत ज़्यादा था. तो इस वजह से ये फ्रांस पे खर्च बहुत बढ़ता चला गया. 1 बिलियन लिब्रे तो ऐसे ही हो गए. और उसके बाद उसने फुलिश वर्क किए. और जो मैरी एंटोइनिटी थी वो इसकी एडवाइज़र थी, वो भी फुलिश एडवाइज़र थी. इनके 3 बच्चे थे. तो लुई 16 और उसकी जो वाइफ और उसके 3 बच्चे ऐसे थे ये लोग ना. अब हम आगे बढ़ते हैं. लुई 16 मैरी एंटोइनिटी विद फैमिली. अब ये देखो अपने परिवार के साथ लुई 16 का फोटो देखो. इनके तीनों बच्चों को देखो. ये इनका परिवार, ये इनके 3 बच्चे. ये देखो, देख रहे हो 3 ही बच्चे थे और पीछे कोई और खड़ा हो. ये इनका, ये लुई 16. जो पीछे खड़ा ये कौन है? दैट इज. हम आगे की बात करते हैं. ये सब छिप गए जाके. कहाँ छिप गए? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में. जो पहले महल दिखाया था वहाँ जाके छिप गया. सर वो वर्सिलीज वाला पैलेस कितने का है? तो सोने चांदी का बना हुआ है. कितने का होगा? इन्हीं लोगों ने बनवाया होगा, उसकी कोई एस्टीमेट नहीं. अब देखो तो यहाँ पर बताइए क्या चीज़ बताइए कि नाउ स्टॉर्मिंग ऑफ ट्यूलरीज. 10 अगस्त को क्या हुआ? स्टॉर्म, आक्रमण हुआ. स्टॉर्मिंग ऑफ पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. सही है. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि abolition of monarchy. मोनार्की एबॉलिश हो गई. ठीक है. और क्या हुआ कि नाउ
एक तुम्हें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, किंग एक्सेप्टेड ये विद इन 2 ईयर। ये कौन सी मोनार्की बताओ? ये कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक राष्ट्र कि संविधान मेरा, राज तुम्हारा। समझ में आई बात कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अच्छा, नेशनल असेंबली ने बोल दिया था कि तुम्हारे पास एक वीटो है, तुम चाहो तो नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर सकते हो, फिर से चुनाव होगा। और इतनी बुरी हालत कर दी इसने, 2 साल में 18 बार चुनाव करवा दिया। नेशनल असेंबली कोई वैल्यू है? हर 2 महीने में तुम वोट मांगने चले जाओ, वोट दे दीजिएगा, इस बार हम सही करेंगे। अगर उसने हमको किसी ने वोट दिया कहता भंग हुई जाओ, तो जैसे ही कोई नया नहीं बना था उस 2 साल का, 2 साल में उसे कितनी बार बनती, तो क्या नेशनल असेंबली कुछ कर पाएगी? ध्यान दीजिए, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ थर्ड स्टेट की बात कर रहा हूँ। अब थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग थे बोलो? बिग बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन। और सेकंड में क्या थे? जो कुछ टैक्स पेयर्स थे और लॉयर्स और टीचर्स, ये सब थे। और थर्ड स्टेट में कौन थे बोलो? आर्टिजन। और कौन कौन थे? दैट इज लैंडलेस लेबर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो 600 लोग थे वो कौन लोग थे, किनको वोटिंग राइट्स थे? नेशनल असेंबली को कौन चुनते थे? सिर्फ बिग बिजनेस या मनी लेंडर्स। अच्छा, उन्होंने 2 साल राज किया, तो किसके बारे में सोचा होगा? क्या इनके बारे में सोचा होगा? कभी नहीं सोचा होगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते होंगे थर्ड स्टेट में, क्योंकि वही वोट दे रहे हैं। तो जो वोट देगा वो किसके बारे में सोचेगा? सो दैट इज नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय द एक्टिव सिटीजन्स। इनको क्या कहते थे? एक्टिव सिटीजन्स। वही वोट दे सकते थे जो 3 डेज का लेबर का टैक्स देते हो। जैसे 3 लेबर डेज का टैक्स इतना भरते हो तो ही वो वोट दे सकते थे। और लैंड होनी चाहिए। फीमेल का तो सफरेज राइट था ही नहीं। फीमेल का हमसे भी बाद आया। भारत में तो 1947 में आ गया था, वहाँ पर 52 में पहला इलेक्शन हुआ इंडिया, वहाँ उसके भी बाद। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, तो अब आपको ये पता चल गया नेशनल असेंबली वाज हाईली अनस्टेबल एंड किंग डिसॉल्व्ड नेशनल असेंबली 18 टाइम्स विद इन 2 ईयर स्पैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पूरा बात समझ आ गई? नेशनल असेंबली वॉज थिंकिंग अबाउट, किसके बारे में डियाना सोचती थी बोलो? थिंकिंग अबाउट अपर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट, ऑफ थर्ड स्टेट। इन्हीं के बारे में तो सोचती थी। इट वॉज डिसॉल्व। कितनी बार डिसॉल्व हुई दिग्विजय? 18 टाइम्स। सोचो अगर तुम्हारे देश में 2 साल में 18 बार चुनाव हो जाए क्या होगा? कितना खर्चा लगता है चुनाव में। 18 टाइम्स विद इन, देखो 90 से लेकर अगस्त, जुलाई अगस्त ज़्यादा नहीं होता, 2 साल पूरे हैं, विद इन 2 ईयर। चलो, अब अगली बारी हो गई। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी खत्म हो गई। सही है। किंग पे अटैक हो गया, किंग को हटा दिया गया। एट दैट टाइम द लोअर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट, उन्होंने जैकोबिन्स क्लब बनाया। वो कैसे? नी ब्रीचर्स थे। जरा देखो तो जैकोबिन्स क्या थे और उसका लीडर कौन बना? ये सेंट जैकोबिन ने बनाया था, एक पादरी थे। लेकिन धीरे धीरे एक मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, उसमें वो जाकर उसका लीडर बन गया। बोला कि ये लोग कैसे लोग हैं, हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे, अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। तो अब यहाँ पहली बार चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन जिसको कहते हैं। इसको कहते हैं 3 रिपब्लिक की कहानी बताऊंगा, आप फर्स्ट रिपब्लिक देखो। फर्स्ट रिपब्लिक पहली बार आम चुनाव हुए, लेकिन औरतों को वोटिंग नहीं दी गई, बाकी सब इन्होंने भी वोटिंग। ठीक है। जरा आप ये देखिए कि जैकोबिन्स क्लब मेंबर, जैकोबिन्स क्लब मेंबर की पोशाक देखिए।
ये कैसी पहनते थे बोलो? यहाँ पर ये जैकोबिन ऐसा क्लब था, ऐसा ये लोग क्लब बनाते थे। फिर से देखिए, दैट इज नी ब्रीचर्स। तो नी ब्रीचर्स उस समय कैसे थे, ये जरा देखो कि घुटने से नीचे तक की पोशाक पहनने वाले, तो ये नी ब्रीचर्स, जैकोबिन्स क्लब नी ब्रीचर्स। यानी ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, सबसे पहले तो ये देखो उसका लीडर बन गया, और सेंट जैकोबिन ने बनाई थी, उससे हमें लेना देना नहीं है। हम आगे की बात करें, इस तरह की पोशाक है। रेड कैप किसके लिए? कि हमको दास्ता से मुक्ति मिल गई है, फ्री फ्रॉम सर्फडम, और घुटनों से नीचे तक के पहनते थे। ब्रीच का मतलब क्या होता है? उल्लंघन। तो नी का उल्लंघन करते, ऐसी शर्ट ऐसी ट्राउजर पहने जो नी के नीचे आए, तो ये नी ब्रीचर्स की ड्रेस थी। ऐसा ही जो जैकोबिने थी वो भी पहनती थी, जो मतलब समझ में आ गई बात? तो दोनों मेल फीमेल ऐसे ही पहनते थे, नी ब्रीचर, और स्ट्रिप्ड पहनते थे, और दोनों रेड कैप पहनते थे। दोनों बात समझ में आ गई? अब जरा आगे की बात देखो कि नाउ ये स्टॉर्मिंग ऑफ पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, ये किसने अटैक करा? जरा इसी डेट पे फिर आ जा, 10 अगस्त 1979, ठीक है? दैट इज लोअर, उसी दिन की बात कर रहा हूं। दैट इज लोअर, एक होता है कि अपर क्लास ऑफ, लोअर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट वर डिसअपॉइंटेड। क्यों डिसअपॉइंटेड थे? एज नेशनल असेंबली हैज डन नथिंग फॉर देम। असेंबली हैड डन नथिंग, उनके लिए कुछ नहीं किया था। फॉर देम, तो किसके लिए? दे फाउंडेड जैकोबिन्स क्लब। इसका कुछ नाम होता होगा, मतलब भी होता होगा क्लब, ठीक है? बाई सेंट जैकोबिन। किसने बनाया इस चीज को? एक पादरी थे, जैकोबिन, ठीक है? इवेंचुअली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकेम हेड ऑफ, उसका लीडर बन गया। आगे की बात देखें। और उसी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इस दिन अटैक किया, और राजा रानी सब मंत्री को पकड़ा। बोलो, जो अटैक करेगा और जो सबको पकड़ेगा, क्या वही अगला राजा नहीं बनेगा? तो ये थोड़ी है कि नेशनल असेंबली ने अटैक किया। किसने अटैक किया? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने। Now, its leader was, कोई इसकी पर्सनालिटी नहीं, नाटा भाटा आदमी है, ऐसे ही है। Its leader was Maximilian Robespierre. He attacked on Palace of Tuileries. Palace of Tuileries बता किया, एंड किसको कर लिया? अरेस्टेड किंग एंड इट्स मिनिस्टर्स। किंग की फैमिली को भी अरेस्ट कर। अब जब 10 तारीख को ये हुआ
इसके होते ही किंग अरेस्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी खत्म। पहले मोनार्की थी, राजतंत्र था, फिर संवैधानिक राजतंत्र, संविधान से चलने वाला राजतंत्र था। अब क्या आया ना, अब जरा देखो। सर हम्म, जैकोबिन क्लब का लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, तो उसका फॉर्म यानी उसको बनाया किसने, उसका फॉर्म उसी में से जो फाउंडर तो सेंट जैकोबिन थे। जैकोबिन क्लब के फाउंडर ये थे, लेकिन अब एक पादरी में इतनी एनर्जी लेवल तो होता नहीं है। उसने बनाया, हाँ भाई इनका कुछ होना चाहिए, एक बूढ़ा आदमी कैसे कुछ कर पाएगा। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा वो अपने बहुत ऐसा होगा कि वो अच्छा वक्ता होगा, ठीक है, तो वर्बोज होगा, तो उसकी वजह से वो वक्ता था, बहुत अच्छा बोलने वाला का था और बन गया, ठीक है। अब इसमें देखिए अगली चीज, नाउ इलेक्शंस वर हेल्ड, और फिर क्या हुआ कि अगली बात 20 सितंबर की बात है 1917-19 दैट इज कैसे इलेक्शन हुए, द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। 3 रिपब्लिक की बात करूंगा, एक 92 की, एक 48 की और एक 70 की, ये जान लो, ये कहीं लिख लो आप। अगर वो आएगा फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, क्या होगा ऑफ फ्रांस, ये अभी आया पहले आम चुनाव 1792। फिर जब मैं सेकेंड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस की बात करूंगा तब तुम 1848 की बात करना, और थर्ड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस तो 1870। ये 3 मुख्य कहानियां हैं इससे। फर्स्ट की ये है, फिर सेकंड थर्ड की आपके बुक में है, तो वहां से हम देख लेंगे। ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव हो गए तो सक्सेसफुल, कई बार क्या होता है कि वो फेल्योर हो जाता है। अब देखो नेशनल असेंबली फेल हो गई, ऐसे बार बार फेल हुआ, क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट था ना, लोग नहीं चला पाए, तो फिर फेल हुआ, फिर से राजा आए, फिर से उनका विद्रोह हुआ, फिर से चुनाव हुआ, ऐसा 3 बार। और फाइनली 1870 में फ्रांस रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब जानते हो, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पब्लिक, कल हमने बताया, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, रिपब्लिक, आधा इससे लो आधा उससे, तो रिपब्लिक हो गया। अब देखो 20 सितंबर को क्या हुआ, दैट इज जनरल वोटिंग वाज डन, फीमेल्स वर एक्सक्लूडेड। वोटिंग हुई, सबने वोट किया, ऑल पर्सन्स ऑफ थर्ड स्टेट, जनरल वोटिंग was done, and ये हुई, all person of third stage, all male। अब वो मेल कितने होंगे, एडल्ट मेल लिख लो, पता नहीं 21 है कितने हैं, ये 21 है, about 21 लिख लो। all adult male have voted, ठीक है, एक्सक्लूडिंग फीमेल। फीमेल ने भी फ्रांस में ही अपना वो रिवोल्यूशन किया, और वहीं से ही फिर आगे उनको ये सफरेज का राइट मिला। इट वॉज कंसिडर्ड एज फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, इट वॉज कंसिडर्ड एज फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ, अब फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस हो गया। नाउ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ विनिंग पार्टी। जो पार्टी जीती, 2 पार्टी रही होंगी, उसमें जो जीता वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन्स वन द इलेक्शन एंड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकेम द हेड ऑफ फ्रांस। फ्रांस में जो है चांसलर चलता है, जो भी हो, लेकिन हेड ऑफ फ्रांस। जैकोबिन क्लब won the election, नेशनल असेंबली डिफीटेड, नेशनल असेंबली गई जो थे ना, और बताइए, आ जाओ, नेशनल असेंबली डिफीटेड। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, दो दम तक मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर
ठीक है, became head ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब उस समय कोई नेशन की अवधारणा तो थी नहीं। स्टेट का मतलब तुम यहाँ कंट्री से ही लो, ये ठीक है। ही फाउंडेड ए न्यू पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल कन्वेंशन। उसने नहीं पार्लियामेंट बोलिए, असेंबली नहीं लेंगे, इसने नया नाम रखा। क्या नाम रखा बोलो? ही उसने फॉर्म नेशनल कन्वेंशन। अब इसके बाद यहाँ तक किसका राज था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। 20 सितंबर से किसका राज हो गया? फर्स्ट रिपब्लिक तो है, इसको मैंने कहीं लिख दिया होगा फर्स्ट रिपब्लिक, ये सिर्फ कहने की बात है। और अब यहाँ आ गया नेशनल कन्वेंशन। कौन आ गया? नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन, हाँ, राष्ट्रीय कन्वेंशन यानी मैक्सिमम रॉबर्ट्सबर्ग का पूरा रोल था। उसी में रोल था। जैकोबिन, ये जो मैंने अभी नीव रिचर्ड्स दिखाया तुमको, वो जो इस तरीके की पोशाक पहनते थे, उन्हीं की पार्टी थी, गरीबों की पार्टी थी। और जो वही वोट देंगे तो अपने में से किसी को दे देंगे, चाय बेचने वाले को, और वही उनमें बन गया उनका लीडर। तो इसने क्या किया? ही रिमूव्ड फ्यूडल सिस्टम। आते ही यही काम करेगा, हमसे टैक्स क्यों ले रहा? फ्यूडल सिस्टम। ही रिमूव्ड फ्यूडल सिस्टम। सही है। और क्या किया इसने? ही हैज कन्फिस्केटेड ऑल लैंड ऑफ क्लर्जीज एंड नॉबिलिटीज। समझो कितनी बड़ी चीज की। ही कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टी ऑफ क्लर्जी एंड नॉबिलिटीज। सही है। एंड इतना पैसा आ गया कि 3 बिलियन लिबरे तुरंत ही चुका दिया। ठीक है। एंड पेड 3 बिलियन लिबरे। किसको कर दिया? 3 बिलियन लिबरे टू मनी लेंडर्स, जो पैसा देते हैं साहूकार, मनी लेंडर्स। अब जरा आगे की बात देखो कि AI जनरेटेड इमेज ऑफ गुलोटिन। AI generated image of gluten. ये देखो 2 साल पहले इसका आविष्कार हुआ था गुलोटिन, और सबसे ज्यादा ऐसे देखो गुलोटिन ये इस तरीके की इमेज होती है। इसका आविष्कार किया। यस, फिर से देखो, क्या तुम इसमें बीच में देख रहे हो? ऊपर ब्लेड देख रहे हो सबसे ऊपर? अगर ऊपर से सिर्फ ये ब्लेड छोड़ी जाए और इसके ऊपर इस प्लैंक में किसी को लिटा दिया जाए कि लेटो सर इधर रखो, और ये जब ब्लेड गिरेगी तो सर उछल के गिरेगा, उसको कैच कर लो, या बकेट है, बकेट में गिरेगा, लोग ताली बजाएंगे। ये गुलोटिन था। और सबसे ज्यादा इसका यूज मैक्सिमिलियन रॉबिन्सन ने किया। वो जाके पूछता था, आप क्लर्जी हैं? हाँ, चलो गुलोटिन में बैठो। सारे क्लर्जी को एक तरफ से, ये कैसा रिपब्लिक है? इसने हॉरर क्रिएट कर दिया, सारा पैसा ले लिया, जमीन ले ली। अच्छा, नॉबेल्टीज हैं, बैठिए। उसका यही काम था, हजार लोगों को इकट्ठा करना, और ट्रायल कोर्ट बना रखा था उसने। ट्रायल कोर्ट किया सबसे पहले लुई 16, उसकी पत्नी और उसके बच्चे को ही गुलोटिन किया, उछाला और सबसे ताली बजवाई। और फिर तो उसने जो ये सिलसिला शुरू किया
तो जॉन पॉल मारत ने कहा तुम ये कैसा रिपब्लिक बना रहे हो। फिलोसफर था, बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसने बुक्स लिखी है नेशन ऊपर। मिस्टर जैकोबिन, हाउ इज दिस रिपब्लिक? यू आर मतलब रेकलेसली गुलोटिनिंग ऑल द नोबिलिटीज एंड क्लर्क। मारत गुलोटिन पे बैठो, उसको भी बैठाना है, उसका भी सर उछलवा है। और 2 साल का ये जो साम्राज्य था, इसको रेन ऑफ टेरर कहा गया। और अंत में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गुलोटिन कर दिया किसने किया? है। किसने अब वो आगे की कहानी है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि गुलोटिन कैसे हुआ। देख लो, लुई 16, गुलोटिन ऑफ लुई 16। ये देखो कैसा लुई 16 गुलोटिन हुआ। इसकी सिर्फ इमेज देखो, बाकी तुम्हें दिखा दूंगा। ये देखो लुई 16 को तुम लेटा हुआ देखो, दिखा देना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये इस तरीके से लिटाते हैं। और ये देखो सबके सामने ये पकड़े हैं। ये देखो लुई 16 का चेहरा लग रहा है, पूरी भीड़ है। और ऊपर से बस वो छोड़ा और नीचे वो देखो चेहरा, कटा हुआ सर दिख रहा है। ये नहीं तो इसमें देख लो, तुमको पता चल जाएगा। दैट इज ये लुई 16। उसको लिटा दिया पीछे से आगे से, ऐसे बोलो। बात समझ में आ गई? दिस इज द सिस्टम ऑफ गुलेटिन। लुई 16 को लिटा और फिर बाद में और भी बात, थोड़ी बात तो तुमको समझ आई। दैट इज मनी लेंडर को सब पैसा दे दिया गया। आगे की कहानी सुनो। नाउ दैट इज फ्रॉम, यहां तक की बात हो गई। ही रेकलेसली guillotined clergies and nobilities and even those who opposed him. He recklessly का मतलब अंधाधुंध, recklessly guillotined clergy and nobilities in mass। तुम ये ना सोचो कि ऐसे छोड़ दिया किसी को। In mass also guillotined his opposer। Louis XVI was tried in court and along with family guillotined। Louis XVI का guillotine हुआ। When Louis XVI was guillotined, तो Louis XVI was tried। देख लो इसका गुलोटिन कितना हुआ, ये डेट भी देख लो। Louis XVI was guillotined on, that is when Louis XVI was guillotined, 21st January 1790। और उसके बाद was guillotined on 21st January 1790। 1789 से मैंने कहानी शुरू की थी, 4 ही साल बीते। अलॉन्ग विथ फैमिली वाइफ, समझो राजकुमारी थी वो, वहाँ की मैरिज करनी थी, उसे मरवा दिया। अलॉन्ग विथ सब ये मारे गए। द 1793 to 94 is called the reign of terror। रेन का मतलब साम्राज्य, आतंक का साम्राज्य। That is 1793 to 94। 1790 मतलब सितंबर को तो बैठा ही था, 3 महीने वो अच्छा रहा। जनवरी आते ही उसने अपना रंग दिखा दिया। इट इज कॉल्ड रेन ऑफ टेरर। ठीक है, फाइनली ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज ट्रायल्ड इन कोर्ट एंड गिलोटिन। जनता नहीं किया होगा, फ्रांस की जनता। फाइनली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर was tried
इनको ड्राइव किया गया एंड रिलोटिंग, उसको भी रिलोटिंग करो। अब किसकी बारी आई, यानी तीसरी चीज नेशनल कन्वेंशन का। तो मैंने 3 बातें बताई आपको, याद होनी चाहिए। एक मोनार्की थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, और तीसरा क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब नेशनल असेंबली, और तीसरा कौन सा था बताइए? नेशनल। ठीक है। नाउ इट वाज रिप्लेस्ड बाय, इसको किससे रिप्लेस किया गया? डायरेक्टरी से। आगे देखिए, it was now replaced by, ये बात है 1795 से लेकर 1799। अगली कहानी रिप्लेस्ड बाय डायरेक्टरी। ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 हेड्स। लोगों ने सोचा एक था तो वो बहुत गड़बड़ कर रहा है, 5 मुख्य बनाओ तो डायरेक्टरी गई जाएगी। उस चीज को क्या कहा गया? दैट इज डायरेक्टरी इन फ्रांस। देखो जरा, डायरेक्टरी इन फ्रांस ये 5 मेंबर की थी, ऐसे 5 मेंबर। तो सोचो अगर ये 5 मेंबर होंगे, 5 मेंबर, तो ये कभी भी निर्णय ले पाएंगे किसी चीज़ का? आपस ही में झगड़ते रहते। अगर कोई भी आएगा अपनी शिकायत लेकर, जैसे ये एक लेडी आई अपनी शिकायत लेकर, तो ये झगड़ रहे हैं आपस में, ये लोग कभी भी निर्णय नहीं ले पाते थे, 5 लोग। सही है कि नहीं? तो ऐसा होता था। they were fighting with each other या quarreling, they were having dispute, आपस में इनका क्या होगा? डिस्प्यूट होगा, ओपिनियन का डिस्प्यूट होगा, and could not take any decision. It was unsuccessful. सर कोई एक तरीके से कोलिजन गवर्नमेंट के तरीके से 5 लोग थे, 5 हेड बना दोगे तो क्या होगा? 5 प्रधानमंत्री बना दो, क्या होगा? अनसक्सेसफुल एज, जैसे ज्यूरी होती है, they were quarreling with each other. उसी समय जो फ्रांस की सेना थी, सर हाँ, 5 पीपल का लगभग बनाया अब उसके बाद बना हुआ कि एक आदमी, देखो ये फ्रांस के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानना चाहते हैं, बस ये है कि ऐसा ऐसा हुआ, बनाया हुआ किसी ने उस समय। वो महत्वपूर्ण नहीं है, देखा जा सकता है कि लोगों ने सोचा एक है तो रेन ऑफ टेरर है, 5 होंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसी समय फ्रांस की सेना जगह जगह युद्ध जीत रही थी अंडर द कमांडरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, जो ठिगने कद का व्यक्ति था। तो अब उसने देखा कि फ्रांस अस्थिर हो रहा है, और उसने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया 1799, और बड़ी शान से 1815 तक राज्य किया और पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया। और इतना ही नहीं, वो वहाँ भी पहुँच गया जो पिरामिड्स हैं, इजिप्ट तक पहुँच गया। फिर वहाँ से होता है, समझो, मैक्सिमिलियन, उसको तुम्हारी बुक में पोस्टमैन की तरह दिखा, और फिर जैसे उसकी चिट्ठी राइन लैंड से उड़ती हुई आ रही है। अगले पेज से, अब यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ गई? एट दैट टाइम, तो ये किसकी अब यहाँ पर शासन है? डायरेक्टरी। ठीक है। एट दैट टाइम, अब बारी आती है 1799, तो देखो, और कब? ये नवंबर 9 में बना। इसका ज़्यादा कोई वो नहीं है, मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। 1790, ठीक है। उसने क्या किया? दैट नेपोलियन बोनापार्टे, ही वाज वेलियन, बहुत बड़ा वीर था, कमांडर। नेपोलियन बोनापार्टे
पार्टे, इसे नेपोलियन टू भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कैसर, ये सब व्लादिमीर, वैसे नेपोलियन अपने आप को बहुत शाही पर, एक डायनेस्टी चलती थी, तो फिर उसके बाद डायनेस्टी चल गई होगी। नेपोलियन बोनापार्टे, दैट इज, जिसे क्या कह सकते हैं, नेपोलियन टू, EON। क्योंकि अभी तुम यहाँ पर पढ़ोगे ना तो नेपोलियन 3 राजा बनेगा, वो नेपोलियन 1 का पोता है, तो मैं उसे नेपोलियन 3 बोल दूंगा। अभी 3rd रिपब्लिक आपकी बुक में है ना, इसीलिए मैं नेपोलियन 2 ठीक है। वॉज मिलिट्री कमांडर, ही हैज डन ए मिलिट्री कूप, उसने क्या कर दिया, कूप का मतलब क्या होता है कि जैसे विद्रोह, कूप कर दिया, एंड डिस्पर्स द डायरेक्ट, भंग कर दिया। सो वो ही वाज ब्रेव एंड वैलिएंट था, कमांडर ही था, सेना का कमांडर है। तो कई बार ऐसा होता है जब देश अस्थिर होता है तो कब्जा हो जाता है। ही डिस्पर्स, किसको डिस्पर्स कर दिया, डायरेक्टरी को, एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ, और खुद को क्या किया, प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एम्परर, सम्राट घोषित कर दिया। कहाँ चल रहा था रिपब्लिक, और कहाँ बन गया सम्राट, फिर से आ गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव समझते हो क्या होता है, रूढ़िवादी, जो लोग क्या करते हैं, राजा में विश्वास रखते हैं। एक लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं जो नेशनहुड में विश्वास रखते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव, नहीं राजा होना चाहिए, भगवान का पूजा हो। सो हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। इतनी बात तुमको समझ में आई? अगर समझ में आई तो जरा देखो, नेपोलियन बोनापार्टे को देखो, फिर ये और चीजें। नेपोलियन बोनापार्टे, ये किसी ने इसकी पेंटिंग बनाई है, देखो नेपोलियन बोनापार्टे, मिलिट्री कमांडर, और नेपोलियन बोनापार्टे इन इजिप्ट। तो इमेज में देखो, ये यहाँ तक पहुँच गया, जरा इसका तो देख रहे हो कि जीतता जीतता पूरा नीचे ही पहुँच गया, पूरा यूरोप तो जीता ही है, और यहाँ तक भी पहुँच गया, ठीक है। और इसके अलावा अब जरा देखें कि नेपोलियन अनाउंसिंग हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, ये तुम्हारी बुक का चित्र है, और इसका नहीं होगा तो तुम्हारी पिछली बुक का होगा, देखो ये वाला, ये वाला, ये याद है तुम्हारे बुक में कहीं बना हुआ है? नहीं तो पीछे देख लेना कि ये भी अंदर, ये बीच में नेपोलियन था, और ये अपने आप को क्या अनाउंस कर रहा है, डायरेक्टली वहाँ मार रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, और फिर यहाँ अपने आप को कर रहा है। ये भी टेनिस कोर्ट की तरह ही लग रहा है। अभी ये नहीं लिखा है इसमें कि कहाँ पे इसने किया, बट मुझे तो लग रहा है जैसे टेनिस कोर्ट में मेरा व्यू और अभी सही से किया था, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि वेयर ही हैज अनाउंस्ड, at which place Napoleon announced himself as Emperor of France। अगर लिखता है तो ठीक है हमारे लिए। ये क्या, नॉट्रे डेम कैथेड्रल, ये किसी चर्च में किया, ये टेनिस कोर्ट, तो तुमने देख लिया। तो इसने द टेरिटरीज ऑफ यूरोप वन बाय नेपोलियन, देखो कौन कितना इसने जीत लिया, तुम देख के हैरान हो जाओगे कि इसी की पूरी कहानी अब तुम्हारे में आए। तुमको लग रहा है कुछ बचा हुआ है, इस ये ब्लू सब है, वो ईयर है, इसमें किया, इवन किंगडम ऑफ नेपल्स, किंगडम ऑफ सिसिलीज, ये जो सार्डिनिया, पीडमॉन्ट, सब ले लिया इसने, किंगडम ऑफ इटली सब ऊपर, और जरा ऊपर देखो राइनलैंड भी ले लिया इसने, ये जो उसका था,
इसका जर्मनी का, राइन नदी की रक्षा करती है जर्मेनिया। दिखाया ना तलवार लेके तुम्हारी बुक में, कि राइन लैंड के लास्ट में जर्मेनिया बनी हुई है, वो इसी की रक्षा करती है। एक और इसी पहले ही चैप्टर में कि वो तलवार लेके, नाउ आई एम, इसकी तलवार में लिखा है कि आई एम प्रोटेक्टिंग राइन रिवर, कहीं मिला? ठीक है, लास्ट में और पीछे और देखो, देख लिया ये राइन लैंड की जर्मनी। तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि नेपोलियन ने कितना जीत लिया। तो अब इसने अपने आप को क्या किया, इसको कहेंगे मिलिट्री लीडरशिप। क्या कहा जाएगा बोलो? अब रिपब्लिक तो क्या रहा, इसको रिपब्लिक थोड़ी कहेंगे, डिक्टेटरशिप बोलो इसको। क्या कहोगे? अब ये जो कहता था वही करता था, डिक्टेटरशिप। ही रूल्ड फ्रॉम 1799 टू 1814, 15 तक भी रूल किया। फिर इसके बाद की कहानी आगे देखो। ही रूल्ड चलो, एक क्लास का इसकी और लगेगी, थोड़ा सा मैं और बताऊंगा, ठीक है, इसी कंटिन्यूशन। सो 1799 से कब तक? 1815। ही नेपोलियन रूल as dictator and captured 80% territory of Europe. He introduced उसने इंट्रोड्यूस क्या किया? दैट इज न्यू वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। सब जगह यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट था, जिससे कि लोगों को परेशानी, वरना यूरोप में अलग अलग मेजरमेंट थे। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम ही उसने क्या कर दिया? एलिमिनेटेड, दैट इज टैरिफ। टैरिफ का मतलब टैक्स या एक्साइज ड्यूटी विद इन इट्स टेरिटरी। इसी तरीके से उसने और क्या किया? क्रिमिनल कोर्ट अलग बनाया, दीवानी और फौजदारी, कुछ पैसे वाले कोर्ट अलग बनाए, और साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट इसी का दिया। सो ही इम्प्रूव्ड जुडिशियल सिस्टम, रीस्ट्रक्चर्ड। जुडिशियल सिस्टम सही नहीं था। जो लोग होते थे जमीन जायदाद के लिए, वो बगल में कातिल के बगल खड़े, तो क्या ये सही लगेगा? उससे डरोगे कि अपना काम करोगे, तुम्ही को मार देगा वो। तो दीवानी का अलग, मॉनेटरी का, और जो क्रिमिनल कोर्ट है अलग। सही है कि नहीं? दोनों का अलग है। ही रिफैब्रिकेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, दिस वॉज ऑल नोन एज नेपोलियन कोड। ये सब क्या माना जाता है? मेरे ख्याल से ये 1803 में आया है। तो मैं ये देख लेता हूँ वैसे मोटी बताओ 1804 कितने पर? 1804 04 है। इट वॉज कॉल्ड नेपोलियन कोड। इसको बाद में भी माना गया, बहुत अच्छा माना गया, 1804। अब इसके आगे की कहानी है, जितनी भी बात बताई गई है सारी 9th की है, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो 10th का होगा। थोड़ा सा आपको हिंट तो मिल गया, ये बीच बीच में आता रहेगा उसमें। ठीक है, इतना ही रखो, आशा कर